स्थान पर लागू होगा। अब हिंदी भाषा में कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी का जब सर्वेक्षण किया गया तो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा हिंदी है। संस्कृत भी उसमें है, मैं मना नहीं करता, लेकिन जो हिंदी को अगर हम वर्तमान कालिक भाषा कहें जो जैसे सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि संस्कृत आम आदमी बात नहीं करता है, लोक व्यवहार में उनका उसका प्रयोग नहीं होता है, तो जो प्रचलित भाषाएं हैं लोक प्रचलित उनके अंदर में हिंदी सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व के 168 देशों के अंदर में जो यूनिवर्सिटी हैं वहां पर हिंदी को पर अनुसंधान चल रहा है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, चाइना देश के अंदर में 18 वेबसाइट्स ऐसी हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स, जो वहां के लोगों को हिंदी का शिक्षण देने का कार्य करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी जो भाषा है वो चित्रलिपि है तो उसके अंदर में कुछ कमियां हैं, और उन्हें लगता है कि जो भारतीय लोग विदेशों में इतने जो कामयाब हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं भाषा की भूमिका है। 18 वेबसाइट वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी पढ़ा रही है, वहाँ पर हिंदी पढ़ाने के लिए आपको जाने की जरूरत है। अब हम मूल बात पर आते हैं कि हिंदी जो भाषा है बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। इसके 99% नियम पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसमें वर्णमाला में सबसे पहले स्वरों को स्थान दिया गया, सबसे पहले, और स्वर की संख्या क्या है ये आप नोट करते हो। अभी चर्चा ना कीजिए, अपने आपके बिंदु तक मैं पहुंच जाऊं। स्वरों की संख्या 11 है, और ये स्वर कौन से? ये स्वर हैं, और आप एक बार लिखने से पहले अगर मेरे लिखने के तरीकों को देख लें तो बड़ा आपका सहयोग होगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पर वर्णमाला लिखने जा रहा हूँ मैं उसका मानक रूप लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। और उसको अगर आप इसी विधि से, हालांकि जब मैं लिखता हूँ जल्दी से ब्लैक बोर्ड पे तब मैं उस विधि का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि मुझे मेरा उद्देश्य होता था पढ़ाना, लेकिन यहाँ मूल उद्देश्य है कि आपको वर्णमाला से परिचित कराना। इसलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल धीरे और सही तरीके से जो क्रम है उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका लिखने का तरीका क्या है। जब हम बात करते हैं स्वर की, तो स्वर की ये यहाँ ना चाहिए, थोड़ा सा हाथ नीचे लंबा जाएगा। ये हैं आपके 11 स्वर, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। ये आपके 11 स्वर हैं। देखिए अब ध्यान से आप सुनिए, मैं जब बात स्वर की कर रहा हूं तो स्वर की संख्या केवल 11 है। अब अगर इनका हम वर्गीकरण करें, मैंने कहा हिंदी भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, ये अब हम प्रश्न यह उठता है कि वर्णमाला में पहले ए ही क्यों आया, और ए के बाद फिर आ ही क्यों आया। तो अब बात उठती है कि ये ए आ इसी क्रम में क्यों, हमने ऐसा चलते ई को क्यों, हमने पहले ऊ को क्यों। ये री का उच्चार जो स्वर की विशेषताएं हैं उस वो री, ये जो स्वर की विशेषताओं पर खरा नहीं उतरता, फिर हमने इसको स्वर में स्थान क्यों दिया, अनेक प्रश्न। अब ध्यान से सुनिए, वर्णमाला में सबसे पहले हमने स्वर को ही स्थान दिया, इसका कारण पहले प्रश्न उठता है स्वर कहते किसे। स्वर वह ध्वनि है जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि के सहयोग से लंबे समय तक किया जा सके। यानी कि जब आप स्वर का उच्चारण करेंगे तो विशेषताएं क्या क्या है। नंबर 1, बिना किसी अन्य ध्वनि, बिना किसी अन्य ध्वनि के सहयोग के, ये बात। नंबर 2, एक प्रयास
और दीर्घ काल तक। एक प्रयास और दीर्घ काल तक उच्चारण, यानी कि आप जब स्वर का उच्चारण करने जा रहे हैं तो प्रयास एक बार करेंगे, लेकिन जितनी देर तक आप चाहें उसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे अब मैं ए का उच्चारण कर रहा हूं, अगर हम मानक वर्णमाला में देखेंगे तो ए का सही उच्चारण है अ, आ का उच्चारण है अ। यहां मैं एक और बात बताऊंगा, जब हम मैं केवल ए पे आऊंगा, यहां पर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो उच्चारण है वर्णमाला में जब हम लिखते हैं और जब हम उस वर्ण का शब्द में प्रयोग करते हैं, तब कहीं ना कहीं सूक्ष्म भेद आ जाता है, सूक्ष्म भेद आ जाता है। यहां जब हम उच्चारण की बात करते हैं कि इसका उच्चारण कैसे होगा, तब हम बात करते हैं एक प्रयास एक उच्चारण वर्णमाला कि इसका मूल प्रयास क्या था और कितने समय तक एक प्रयास में कितना उच्चारण। ये बात है, जब हम उसे शब्द के रूप में इस्तेमाल करेंगे तब उसका रूप पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है। और कई बार और वो इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते। और ये ई में आएगा, जब हम आगे बात करेंगे तब आएगा। तो ये जो अंतर है, ये जो अंतर है, पानी पिला रखते थे, पानी होगा। तो अब यहाँ पर जब आपका हम ये उच्चारण करते हैं, सबसे पहले बात आती है कि ये अ का उच्चारण कितना होना चाहिए, क्योंकि ये मात्राओं पर जब मैं चर्चा करूँगा तब बात आएगी कि अ का उच्चारण कितना होना चाहिए, क्योंकि ये मूल रूप से सभी की जड़ है, मूल रूप से। अब इसका उच्चारण के लिए मैं आपको एक ही बात बता दूं, आप अमरूद शब्द बोल के देखिए, बोलिए। नहीं देखिए, अमरूद नहीं बोलते हम, दुकान पे जाके ये नहीं कहते वाला अमरूद कितने के, अमरूद, अब मुझे अमरूद चाहिए। अब आप देखिए, अब ध्यान आपका यहाँ गले पे हो जहां से ए का उच्चारण हो रहा है, और आप बोल के देखिए मुझे अमरूद चाहिए। आपका जो मात्राओं का जो ज्ञान है इसी ए पर निर्भर होगा आगे। तो यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो स्वर है ये वो ध्वनियां हैं जिनका एक बार प्रयास करेंगे, लेकिन जितनी देर तक चाहेंगे उतनी देर तक उसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे अब ये अ, इस ए का उच्चारण मैं देखिए प्रयास कर रहा हूं, इतना लंबा किया, प्रयास एक है, लेकिन मैं बोलता जा रहा हूं और ए की ही आवाज आ रही है। आ, ई, मैं जितनी देर तक चाहूं उतनी देर तक ये ए आ की आवाज आपको सुनाई देगी। ये स्वर की सबसे बड़ी विशेषता है, और इनकी सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण करना दीर्घकाल तक संभव नहीं है। इसीलिए स्वरों को हमने सबसे पहले, ये वो ध्वनियां जो बिना किसी अन्य ध्वनि के सहयोग से लंबे समय तक इनका उच्चारण किया जाता है, इन्हें हमने स्वर कहा। और हमने अंग्रेजी वाली गलती नहीं की कि व्यंजनों के बीच में स्वर को भी ठूंस दिया। हमने अपनी अल्फाबेट के अंदर में हमने हमारी जो वर्णमाला है उसमें हमने इनको बिल्कुल सबसे पहले दिया। यही कारण है कि भाई इनके बिना हमारा काम आगे नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, इन सभी स्वरों का उच्चारण कंठ से होता है। यहाँ विशेष रूप से प्रभाव होगा, आगे बाद में होगा। जैसे जब हम ओ का उच्चारण करेंगे तब हमारे होंठ गोलाकार होकर के बाहर आएंगे, ओ। तो ये बाद में, लेकिन उच्चारण हमारा यहाँ से ही होता है। इसीलिए अगर हम अपने वाग यंगों को देखें, जो वाग तंत्र है जिनसे हम आवाज पैदा करते हैं, ये सबसे पहले एक और बात बता दूं कि जो हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वह उच्चारण केवल एक स्थिति में संभव है।
और वह संभव क्या है? जब हम सांस छोड़ें। सांस लेते हुए आप बोल नहीं सकते। कोशिश करके देखिए, सांस ले और बोले आप, नहीं आएगा। आप बोल के देखिए, प्रयास कीजिए सभी ना। छोड़ा है, नहीं आ रहा, उच्चारण नहीं कर पाएंगे। उच्चारण तभी होगा जब आप सांस छोड़ें। और ये इसमें प्रक्रिया क्या होती है? इसमें प्रक्रिया है कि हमारे फेफड़ों की सांस, जिसे हम निश्वास बोलते हैं, बाहर निकलती है। उस समय हमारे गले के अंदर में एक स्वर तंत्री है, बिल्कुल प्याज की झिल्ली जैसी, और ये बड़ी लचीली है। और उस स्वर तंत्री को हमारा मस्तिष्क नियंत्रण करता है। इस कैसे नियंत्रण करेगा? आप अब चुप बैठे हैं, आपकी स्वर तंत्री इस पोजीशन में है, सांस आराम से आ रहा है, जा रहा है। जब आप मुंह खोल करके बोलने का प्रयास करते हैं और आप कहते हैं ओ, तो अब इस स्वर तंत्री में जो इसकी जो बनावट है, कहीं इसमें परिवर्तन होता है। अब वो हवा इससे टकराती है तो कंपन पैदा होता है, कंपन पैदा होता है तो वो ध्वनि बन जाती है। क्लियर हुआ? अब यही बात जब हम आगे उच्चारण करते हैं ओ का, तो अब देखिए आवाज यहीं से निकली, लेकिन इस आवाज को फिर भी हमने होठों के माध्यम से उसको एक विशेष दिशा दे दी, तो अब उसमें परिवर्तन हो गया। अब वो आवाज कुछ और सुनाई दे रही है, ओ। अब होंठ ऐसा रखा, यहां से निकलने के बाद हवा सारी की सारी ऐसे निकल गई जैसे डैम के बांध के आपने सारे दरवाजे खोल दिए और निकल जा पानी। और जब आप ओ बोलते हैं तो ऐसा होता है, आपने पीछे वाला पानी तो छोड़ दिया, पर आगे एक और डैम है, फिर उसको कहा अब इधर से निकल, एक और खाल बना दी, तो अब वो परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन जब होता है, ये इसे हम कहते हैं मुख के अवयव। ये अवयव उस ध्वनि को, उस कंपन को और प्रभावित करते हैं, और उन्हीं कंपन और स्थान को आधार बना करके हमने ये सारा वर्गीकरण। अब बात होती है कि अब सबसे पहले हमने ए का उच्चारण वर्णमाला में स्थान क्यों दिया? इसका यही कारण है कि ये जो ध्वनि है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं उस समय केवल स्वर तंत्री कंपन में आती है, बाकी अन्य जो अवयव हैं वो निश्चल रहते हैं, वो हिलते डुलते नहीं। आवाज लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि मैं आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें गले की जीभ के आखिरी वाले हिस्से पे। हवा निकली, सब कुछ वहीं पे है अपनी अपनी जगह, आपने बस यहां से प्रयास किया और फिर वो सब कुछ बाहर आया। आप अपने गले पे यहां हाथ लगाएं, गले पर हाथ लगाएं ऐसे यहां पर, और अब बोले गले में कुछ कंपन सा महसूस हो रहा है, यहीं तक है वो कंपन, आगे नहीं है। फिर जब आप बोलते हैं तो अब आपने क्या किया? मुंह खोला है। देखिए आ में और आ में आप यहाँ पे ध्यान देखिए फोटो पे, अब आपने उसको खुला दे दिया। जैसे अगर मान लीजिए आप इंजेक्शन से पानी बाहर लगाए निकालें, तो अगर ये ट्यूब है, पाइप है आपका पानी का, यहाँ से पानी आया और यूं का यूं निकल गया, समानांतर पाइप है बिल्कुल, तो उतने ही फ्लो में निकलेगा। अगर आप इसको आगे सुई लगा दीजिए और अब पीछे से पानी निकालिए, अपनी प्रेशर ज्यादा है, निकलने की जगह कम है, तो पानी यूं गिरेगा या यूं बूंद करके गिरेगा? ए में और आ में ऐसा ही अंतर है। जब हमने ए कहा तो ऐसा करा, और अगर हम इसका यहाँ पर पानी है और मैं इसका यहाँ पे इतना थोड़ा कर दूं, तो क्या होगा? प्रेशर बनेगा, दोबारा सा बनेगा, वो कुछ नहीं बनेगा, वो यूं टपक जाएगा। तो यही स्थिति इन ध्वनियों के उच्चारण में है। जब हम अपने होठों को हिलाते हैं, जब हम अपनी जीभ का संचालन करते हैं, जो हमारा अलजीवा है, जो जिसको हम काग बोलते हैं, उसकी भूमिका आती है, हमारे नाक की भूमिका आती है। इन सब अंगों की सहायता से हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। तो अब मूल रूप से बात करते हैं वापस आते हुए कि जो हमारे ये स्वर हैं, इनमें क्रम क्या है? इसमें क्रम है, सबसे पहले अगर अब हम इनका आगे वर्गीकरण करें, हमारे पास मूल स्वर और वो है तीन, ए, ई और ई।
ये हमारे 3 मूल स्वर हैं। ध्यान से सुन लीजिए, फिर आपको किसी साथी का ध्यान कहीं और होगा, मैं स्पष्ट करने में फिर मुझे असुविधा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी कक्षा का 1 मिनट बर्बाद होगा। तो मूल स्वर हमारे ये 3 हैं। इन 3 स्वरों का हम उच्चारण, ये अपने आप में अलग है, इनमें कोई मिलावट नहीं है, जिसको हम कहते हैं प्योर व्यंजन, बिल्कुल शुद्ध देसी घी, जिसमें कोई मिलावट ना हो, ये वो। अब बाकी जो फिर ये बाकी बचे, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं इन्हीं से मिलकर के बने हैं। अब मूल स्वर जो है, इन्हें हम हर्ष स्वर भी कहते हैं। ये हर्ष स्वर यानी कि छोटे, हर्ष का मतलब छोटा, छोटे स्वर भी कहते हैं। मतलब इनमें सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। हाँ जी मैडम, ये हर्ष नहीं है, ये हर्ष होगा, री आएगा, री होगा, हर्ष। ये हर्ष स्वर है और इन्हें हम, ये 3 है, ए, ई, ओ। जब हम एक हर्ष स्वर में दूसरा हर्ष स्वर जोड़ दें वही, तो फिर उसका दीर्घ रूप आएगा, इसीलिए हम उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जब आप लगातार 2 बार ए बोले तो फिर आपका आग बन जाता है उच्चारण, 2 डबल टाइम लगता है। ध्यान से सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, पहले आप समझ लीजिए, कॉपी बात में कर लीजिए कि ए के उच्चारण में जितना समय लगा, यदि उससे दुगना समय लगता है तब हम उसका दीर्घ रूप आ। क्लियर है? इसी तरीके से जब एक ई और एक ई मिलती है तब बड़ी ई बनती है, जिसे हम दीर्घ ई कहते हैं। जब एक ओ और दूसरा ओ मिलता है तब एक बड़ा ओ, जिसे हम दीर्घ ओ कहते हैं, ये को। अब देखिए इसका क्रम देखिए अभी तक का। मूल स्वर, इसी का